बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। इतनी ज्यादा मुझे जागने के लिए एनर्जी चाहिए थी। इमरान हसन, अरबला हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक है। एक्सप्रेसो लगाकर हमारे साथ मौजूद हैं और आज के एक्सप्रेसो को देखने के लिए भी बिल्कुल पुरजोश हैं। पता नहीं हाँ है, मैंने कहा ज्यादा ना हो जाए ना कहीं। मेरे वेरी वेरी से आपको अंदाजा हो अच्छा, गया। ये वेरी वेरी दो दफा इनका अपना था, दो दफा वैसे ही आ गया बीच में। नहीं, लेकिन अच्छा है, अच्छा है अगर आप सुबह उठते हैं और न सिर्फ खुद एक मुस्कुराहट के साथ मॉर्निंग का आगाज करते हैं बल्कि ग्रीट भी करते हैं अपने आसपास के लोगों को, तो इसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक वक्त में हमें याद है जब उठने को दिल नहीं भी करता था और उठना पड़ता था, उसके बावजूद मुंह पे स्माइल रखना पड़ती थी। ये कॉलेज के दिन होते थे। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे सिर्फ टीवी के लिए स्माइल रखनी पड़ती है, वो नाम रूटीन में कोई मिले तो पहचाने ना क्या। वो आम लोगों को पता लग जाता है, वो फेक स्माइल पता लग जाती है ना, लेकिन स्टिल को। अच्छा, तो खैर ये बहुत अच्छी बात है। मुस्कुराहट वैसे भी सदका है। अगर आप सुबह सुबह और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक मुस्कुराहट से दिन का आगाज करें, उससे बड़े फवायद होंगे और आपकी अपनी शख्सियत में भी बड़े मस्बत अच्छा, वैसे मुस्कुराहट से ज्यादा है कि नॉर्मली जब हम गुजरे होते हैं ना आसपास, आप लोगों को गैर जरूरी मुस्कुराहट की बात नहीं करें, लेकिन स्टिल अगर आप जा रहे हो आसपास तो किसी को स्माइल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का दिन अच्छा हो सकता है तो स्माइल करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आज के मैच के बाद आप स्माइल करेंगे नहीं, इसकी गारंटी हम नहीं देते। इसकी गारंटी हम नहीं देते। बहुत आज पाकिस्तानी कौम एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठी है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, आज T20 भी, इस पे भी हमने बात करनी है, सियासत पे भी बात करनी है और बहुत कुछ है जिस पे हमने बात करनी है। लेकिन पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार। राजा फारूक हैदर का इमरान खान के खिलाफ आलमी सतह पर तहरीक चलाने का ऐलान। ओपोजिशन हार जाती है तो कहती है धांधली हुई है। ओपोजिशन धांधली का शोर मचाने के बजाय इंतखाबी तजावीज लाए, फवाद चौधरी। कोरोना के बढ़ते केसेस, सिंध हुकूमत ने कराची में 6 बजे के बाद शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी। मनशियात फिरोश कौमी सलामती और इंसानियत के लिए खतरा हैं। मनशियात के पैसों को दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी चीफ की एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स के दौरे पर गुफ्तगू। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये जो नई चीज इख्तियार की जाएगी वो हिकमत अमली है, वो हिकमत अमली है। हाँ, नई चीज अच्छा है, मतलब हिकमत अमली अगर नई हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ फोकस ये करना पड़ेगा बाबर आजम साहब को खास तौर पे कि टीम एक हो जाए। टीम एक नहीं हो पा रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन चलें जी, बात करेंगे इस पे डिटेल, लेकिन बताएंगे आपको बड़ी खबर। वेलकम बैक। अच्छा जी, बड़ी खबर में सबसे पहले बात मुल्की सियासत पर। हमारे सियासी कल्चर में ये मनफी रुझान मुसलसल चला रहा है कि इलेक्शन जो भी पार्टी हार जाती है वो नताइज तस्लीम करने के बजाय मुखालिफिन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा देती है। और ये बात हमें बहुत अरसे से मालूम है। हालिया सालों में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट जो मौजूदा हो, यानी कि जो करंट गवर्नमेंट जारी हो, वो हारी हो, या फिर अपोजिशन, धांधली का शोर ज़रूर सुनने को मिला है। ताहम इस मनफी रिवायत को ख़त्म करने के लिए अब तक हम अगर कहें तो सियासतदानों की जानिब से कोई संजीदा कोशिश की नहीं गई है। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी यही हुआ और मैं हैरान हो रहा था। मुझे लगता है कि ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। पीटीआई इलेक्शन जीतने में कामयाब रही तो मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद धांधली के इल्जामात की भरमार देखने को मिली। गुज़िश्ता रोज भी बात करें, मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के साथ मुजफ्फराबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें धांधली के कई इल्जामात लगाए गए और मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। जबकि राजा फारूक हैदर ने ऐलान किया कि पीटीआई की मुबैना धांधली पर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तहरीक भी चलाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इसी तरह का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया और फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और नून लीग को मशवरा दिया कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करें, धांधली का शोर मचाने की बजाय इंतखाबी तजावीज़ और इस्लाहात लेकर आएँ। जो गवर्नमेंट है वो इंतखाबी इस्लाहात पर खुले दिल के साथ आगे बढ़ना चाहती है। तो ये जो धांधली का शोर हम सुनते आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले ही इनको पता नहीं, मुझे लगता है पता लग जाता है धांधली होनी है इलेक्शन में, जिसको थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन अब इलेक्शन के बाद तो ये मामला ये तो खैर शायद खान अब्बास साहब कह चुके हैं कि हर इलेक्शन चोरी होता है। आमिर ज़िया साहब हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप इनको देखते हैं और जानते हैं। हमारे शो में आज पहली बार आए हैं तो हम आमिर ज़िया साहब को वेलकम भी करेंगे फॉर्मल। ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया और सुबह खैर। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से?
सुबह बखैर आपको भी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया और इतने माशाल्लाह चाको चौबंद मुस्कुरा के बात करें सुबह सवेरे, तो मैं भी थोड़ा सा जाग गया हूँ जी। इस मुस्कुराहट के पीछे बड़े दुख पिन्हा होते हैं सुबह सुबह उठने के। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले सवाल वही है, बार बार हम तकरीबन हर इलेक्शन के बाद यही सवाल आता है और इस पर बात करते हैं, लेकिन आज फिर आपका तज्जिया चाहेंगे। कश्मीर के इलेक्शन के बाद भी धांधली का शोर है और इस बार ओबियसली चूंकि नून लीग हारी है तो वो कह रही है धांधली हुई है, पिछली दफा पीपल्स पार्टी हारी थी वो कह रही थी अगली दफा में भी कुछ और हो। आप इस पे क्या कहेंगे? ये जो एक साइकिल है ये रुक के नहीं दे रहा है आमिर साहब, मुसलसल यही सुनने को मिलता है, क्या कहेंगे आप? ये जो अभी आपने इब्तिदाई कलमात में कहा था ना कि खतरा ये है कि इसी तरह मामला चलते रहेंगे, तो मुझे भी इसी बात का खदशा है कि जी और अंदेशा है कि इसी तरह चलेगा। देखिए, हमें एक जो बहुत बड़ा सवाल इस पूरे, जब हर बार हम इस पूरे साइकिल को देखते हैं, बार बार दोहराया जाता है, तो मेरे जहन में आता है कि हमें समझ में आना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो कहते हैं ना पेड़ है, हमारा पौधा है, वो क्यों जो है बेसमर है, अवाम को फायदा क्यों नहीं पहुंचा सकता। उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये कि हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे उसका ताल्लुक भी जो खैर हम देख रहे हैं कि इसके खिलाफ जिस तरह से रिवायती हमारे जो सियासतदान बात कर रहे हैं कि उनमें एक तरह का जो मैं कहूंगा ना कि मौका परस्ती भी है सियासी, और वो जो एक सियासी कहते हैं कि तौर पे नाबालिग भी हैं, उन्हें नजर नहीं आता कि जी इस मुल्क के कौमी इश्यूज क्या हैं, और उनके जो कहते हैं उनकी जो मौका परस्ताना सियासत है और अपनी दाद से बुलंद होकर और अपने सियासी मफादात से बुलंद होकर नहीं सोचते, तो वो उस चीज की गमाजी करते हैं। देखिए, कश्मीर के इलेक्शन जो है बड़ा अहम 2-3 नुक्ते नजर से है। सबसे बड़ी बात ये कि मैं समझता हूं कि अलामती इलेक्शन है। ये अलामती इलेक्शन इसलिए कि हमें मुआवजा करके दिखाना होता है मकबूजा कश्मीर से, और अगर हमारे यहाँ कोई कौमी क़यादत हो और उसकी समझ में बात आती हो तो वो इस बात की कोशिश करेगी कि बगैर किसी तनाज़े के जो है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हों और उसके ऊपर कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, क्योंकि हम दिखा सकें कि जनाब हमारे यहाँ आज़ाद, शफाफ, साफ सुथरे इंतखाबात होते हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में तो खैर जुल्म की कोई इंतहा नहीं है। अब मैं ये हैरान होता हूँ कि जिस तरह से हमारी यहाँ जज्बाती फजा पैदा कर दी गई है, बड़ी ड्रामाई धुआंधार तकारीर हो रही है, इल्जामात और जवाबी इल्जामात लग रहे हैं, इतना दुख ये जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उस पर क्यों नहीं ये लोग बोल रहे, मेरी समझ में नहीं आता। और हमें ये सवाल उठाना चाहिए। ये जो अभी नून लीग के दोस्त कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक चलाएंगे आलमी, बिल्कुल दामे दरमे सुखने चलाएं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि मोदी के खिलाफ भी वही तहरीक चलाने की बात करें, उस पर नहीं बोलते। जी ठीक हो गया। अच्छा साहब, साथ साथ हम अगर बात करें, जब ये कैंपेन शुरू हुई थी इलेक्शन की आज़ाद कश्मीर की, तो ये ऐलान किया गया था नून लीग की जानिब से कि शहबाज शरीफ साहब इस कैंपेन को लीड करेंगे, लेकिन इस सारे सीन से हमें बड़े आउट नजर आए। उन्होंने ना उस तरह से उसमें को पार्टिसिपेशन की गई और ना उस तरह से कैंपेन में हिस्सा लिया। क्या वजह है, क्यों शिरकत नहीं हमें, या प्रेजेंस उस तरह से नहीं फील हुई शहबाज शरीफ साहब की? देखिए, मुस्लिम लीग के बारे में काफी अरसे से ये बात आ रहा है कि वहां पे धड़ेबंदी का शिकार है और बिल्ली जो है बिल्कुल थैले से बाहर आ गई है। शहबाज शरीफ ने एक तरह का बॉयकॉट किया उस पूरी इस कैंपेन का, और जो उन्होंने अपने करीबी हलकों को बताया, जो हमारी एक सेकेंडरी सोर्सेज से बात हुई और नून लीग के अंदर जो बात होती है, उससे पता ही चला कि उनका खुद ये इतराफ है कि जी मैं मरियम साहिबा के सामने बेबस हूँ, और लग ये रहा है कि जी मरियम साहिबा ने और उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके साथ इत्मीनान के लोग हैं, उन्होंने पार्टी को कैप्चर कर लिया। और जाहिर है कि दोनों बयानियों में और दोनों की तर्ज सियासत में इतना बड़ा फर्क है कि शहबाज शरीफ जो है वो तसादुम से गुरेज करते हैं, वो नहीं चाहते कि जनाब हम आज को इस हद तक बढ़ाएं कि फिर वापसी का रास्ता ना हो। जबकि मरियम साहिबा, उनकी पूरी कैंपेन देखें, उन्होंने जिस शिद्दोमत के साथ जो है इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाए, बिल्कुल बनाना चाहिए, ओपोजिशन है, उसका काम ये होता है कि जनाब जेन्युइन तनकीद करे। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सबसे अहम नुक्ता जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो मकबूजा कश्मीर है, नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है, और कश्मीरियों को उनकी धरती पर अकलियत में तब्दील करने की साजिश है। उस पर फूटे मुंह एक जुमला अगर आप मुझे बता दें, एक जुमला बता दें, वो ये यकीनन कह रही है कि इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया कि जी फरोख्त कर दिया कश्मीर का कॉज, लेकिन उनके पास क्या एजेंडा है मुतबादिल, वो खुद क्या करना चाहती है, उनकी जमात क्या करना चाहती है, यानी कि मुजम्मत करने में भी उन्होंने पसो पेश से काम लिया, बल्कि नहीं की। तो मैं ख्याल में एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर था उस पूरी तहरीक के अंदर जो कश्मीरी दायरे के, देखिए जब भी रूरल देही मकामात पर जलसे जुलूस होता है छोटे शहरों में, तो अवाम
उमंड कर आते हैं, एक उनके लिए बायस तफरीह भी चीज होती है, रिगार्डलेस कि कौन जलसा कर रहा है। तो यकीनन लोगों का इज्तिहाम जमा हुआ, लेकिन जो लोग जमा हुए वो मुतासर नहीं हुए। उन्होंने देखा कि बड़ा आमियानापन है मरियम साहिबा की बातों के अंदर, बड़ी सतही बातें कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की मरियम साहिबा पे जाती है, और शहबाज शरीफ साहब अब देखें कैसे बाउंस बैक करते हैं। अच्छा, क्योंकि एक जब आमिर जैसा कतई कलामी की माजरत, जब शहबाज शरीफ साहब को भी मुख्तलिफ मौके पे आजमाया गया, खासतौर पे आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे थे तो वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। ऐसा है या तो कोई झिझक है उनके अंदर, क्राउड पुल नहीं कर पाते, आपको याद है एयरपोर्ट तक पहुंचे ही नहीं थे, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने भी अपने आप को एज ए लीडर प्रूव नहीं कर पाए। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो शायद वो अच्छे होंगे एज नून लीग से, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए। इस पे आप क्या कहेंगे? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उनकी सलाहियतें, बल्कि जो नवाज शरीफ की बहुत ज्यादा तारीफ होती है, उसके पीछे जो असल काम है वो शहबाज शरीफ साहब का है। अच्छा, वो जो कहते हैं ना कि इस्तकबाल के लिए पहुंच नहीं सके एयरपोर्ट पे, तो मेरे ख्याल में वो बाय डिजाइन था। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो तसादुम और वो कोई मार्का नहीं चाहते किसी से, तो जाहिर है कि उनका जुलूस इधर उधर घूमता रहा और उस दौरान जो होना था वो हो गया। यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारे यहाँ एक तरह के एहतजाजी जो फजा है उसको मीडिया भी बड़ा पसंद करता है, ठीक है ना, उसको हमारे अवाम में भी उसकी पजीराई होती है कि जी बड़ा जबरदस्त खुल के बोल रहे हैं, बड़ा ललकारा जा रहा है। वो शहबाज शरीफ साहब का मिजाज नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो डिफरेंट नौयत की सियासत करते हैं। अच्छा, एक वक्त चुके कम है, मैं ये जो पैसे की बात चल रही है कि जी उम्मीदवार खरीद लिए गए और नून लीग ने ये इल्जाम लगाया, दूसरी जाने में फरूख हबीब की स्टेटमेंट पढ़ा था जो स्टेट मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कहा कि क्या आप भी MNAs खरीद कर वजीर आजम बने थे? उन्होंने फिर राजा फारूक हैदर से सवाल किया, तो एक बार फिर पैसे की और खरीदो फरोख्त की गूंज भी है इस इलेक्शन में। तो इसका ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर एंड देन कश्मीर कॉज के ऊपर कोई असर आप देख रहे हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ एक मैं समझता हूँ कि फ्लॉड डेमोक्रेसी है, हमारी जमहूरियत जो है उसमें बहुत ज्यादा उसमें फ्लॉज हैं, और उसके अंदर एक वजह ये है कि जी ये बड़ा मैं समझता हूँ कि एलिटिस्ट जमहूरियत है, और उसका इसमें जमहूर नहीं है। वही लोग लड़ सकते हैं इंतखाबात जिनके पास धन दौलत होती है, और जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है उसके अंदर यही सब कुछ होना है। इमरान खान याद करें कि वो अपनी 22 साल पॉलिटिक्स करते रहे असूली तौर पर, जब तक वो इलेक्टेबल्स को नहीं लेकर आए उनकी दाल नहीं गली ना। तो ये हमारा इसमें समझता हूँ कि हमारे इंतखाबी प्रोसेस का फ्लॉ है। तो यहाँ पर ये कल्चर है पैसा देने का, बिरयानी खिलाने का, टेंट तंबू लगाएं और ये सारी चीजें हैं। और जी जो मुझे नहीं पता वहां के, मैं तो सिंध की कराची की बात करूँ, हम तो बिरयानी की प्लेट जो होती है काफी होती है कराची वालों के लिए, तो वहां पर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो है ना वो कीमे वाले नान और बिरयानी के ऊपर वोट चला जाता है। खैर, आमिर जाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा कम वक्त के अंदर। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमें इस समय ज्वाइन। इसी नोट पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो बेहतियाती के संगीन नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं और कोरोना की चौथी लहर ने बड़े शहरों में कोरोना के जो कहले पंजे गड़ना शुरू हो गए हैं। इस वक्त कराची की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती नजर आ रही है। भारतीय डेल्टा वायरस तेजी से फैल रहा है, जहां मस्बत केसेस की बात करें 27% तक पहुंच गई है। सिंध गवर्नमेंट ने भी खतरे की घंटी बजाते हुए खबरदार किया है कि अगर अवाम ने एहतियात ना की तो एक माह में 2 लाख से ज्यादा कोविड के केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। सिंध में बात की जाए तो मरीजों की तादाद में 4 गुना इजाफा हो चुका है, जिससे अस्पतालों पर शदीद दबाव भी देखने में आ रहा है। अब डॉक्टर्स के हवाले से बताएं, और सूबे भर में मुकम्मल जो कहने लॉकडाउन का मुतालबा किया गया है डॉक्टर्स की जानिब से, और सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदियां मजीद सख्त भी कर दी हैं। बिल्कुल, और शाम 6 बजे के बाद आम आदमी भी, आम शहरी भी घरों से नहीं निकल सकता, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को घरों से निकलने की इजाजत दी गई है। स्कूल्स के बाद ट्यूशन सेंटर्स को भी फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। सूबे की तमाम सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिए गए हैं। और दूसरी जानब NCOC ने भी कराची की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम की तौसीक करते हुए मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई है। हमारे साथ इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी सिंध हेल्थ सिंध कासिम सुमरू साहब मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी हो क्यों गई। कासिम साहब, थैंक यू वेरी मच। सभी पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया ही कोविड का शिकार तो था, लेकिन ये इतनी मखदूश सूरत हाल कराची में क्यों हो गई? एहतियात करने में देर कर दी आपने, या आपको देर से पता चला कि सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है? बुनियादी वजह क्या सामने आई अब तक इस हद तक कोरोना के फैलने की कि 27% तक केसेस बढ़ गए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, हमें देर से पता नहीं चला, बेएहतियाती जो असल में प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कराची, आपको पता है एक तो डेंस पॉपुलेशन है, वर्टिकल पॉपुलेशन है, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर सब जो मिक्स मैसेजिंग पर्टिकुलरली जो हुई है हमारी वो इदारे, वो लोग जो इस बात में ज्यादा जो है वो बिलीव करते हैं कि पब्लिक हेल्थ जो है वो या कोरोना ऐसी सच को इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, हमारा रोजगार सबसे बड़ा थ्रेट है। तो वो ऑब्वियसली उस पे हमें कोई एतराज नहीं है कि रोजगार होना चाहिए और हम उसके खिलाफ भी नहीं है, लेकिन आपका इशारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ है? नहीं सर, मैं वजीर आजम साहब की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ के जो लोकल हमारी जो ताजिर दोस्त हैं उन्होंने जो है वो इस पे एक इस किस्म की जो सियासत की ना, आपको याद होगा पिछली ईद पे कितना बड़ा मुजाहरे और फिर उनकी आके जो प्रोटेस्ट करना, फिर जबरदस्ती दुकानें खोलना, फिर इंतजामिया के साथ कोऑपरेट ना करना, इसमें शादी हाल भी हमने देखें। आपको याद होगा हमारी जो प्रीवियस टास्क फोर्स जितनी भी मीटिंग हुई है, हमने स्ट्रिक्टली आपके मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हमने ये मैसेज क्लियरली दिया कि आप अपने स्टाफ को वैक्सीनेट करवाएं, आपके पास जो लोग आते हैं उस पर इंकरेजमेंट करें कि लोग वैक्सीनेटेड लोग आपके पास आएं और SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि कोरोना इस वक्त दुनिया से गया नहीं है और मुख्तलिफ म्यूटेशन सर होती रहती हैं। और फिर हमने जो हमारी एक बात और जो हमने गलती की है कि हमने दुनिया में जहाँ म्यूटेशंस जो थी वो उनको हम अपने मुल्क में लेके आए हैं। हमने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे उस किस्म की जो है वो सख्तियां नहीं रखी कि वो जो लोग आए हैं तो वो मुख्तलिफ वेरिएंट के साथ आए हैं। अब ये बताएं कि जिस हिसाब से डेल्टा वायरस फैल रहा है और जितनी तेजी से इसकी सिंध गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होगी? डॉक्टर्स मुतालबा करें कि प्रॉपर लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से और वैक्सीनेशन की जो तादाद है, लोगों में वैक्सीनेशन कराने का रुझान भी उस तरह से नहीं है। अब सिंध गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि ये जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो बहुत नुकसानदेह और लीथल हो सकता है। एब्सोल्युटली नुकसानदेह लीथल होने की हम उस नहज पे आ गए हैं कि अब हमारे अस्पतालों में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो गई है। हमारे रोज 70-80 हम 200 बेड बढ़ाते हैं तो अगले दिन 100 बेड आपके भर जाते हैं, बिकॉज ऑफ ज़ाहिर इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, लोगों की सेहत जो है ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जितने डॉक्टर्स कल हमारी टास्क फोर्स में भी ये डॉक्टर्स ने मुतालबा किया और फिर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जितने CEOs हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये मुतालबा किया कि सर आप इस वक्त लॉकडाउन करें, वरना हमारी कैपेसिटी ये नहीं है कि हम इतने सारे पेशेंट्स को कैटर कर सकें। तीसरी बात ये है कि उनके जितना डॉक्टर्स के उनके जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सिंग, वो भी बहुत सारे लोग जो है इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो वो ड्यूटीज पे नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं पे अब देखें ना, 100% कल रेशो थी डेल्टा की कराची के अंदर, यानी कि 100% केसेस भारतीय वेरिएंट के थे। कहीं ना कहीं कोई कोताही तो हुई है ना कि वो वायरस पाकिस्तान में आया, उसको एयरपोर्ट पे चेक नहीं किया गया और वो फिर फैलता चला गया और अब एक शख्स तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, एक रिपोर्ट ये भी कहती है। तो कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है ना सोमरो साहब? सर एब्सोल्युटली, हमने देखें हमारे पास जो लोग इंटरनेशनल जहां से आते हैं, जो भी एयरलाइन उनको पाकिस्तान लेके आ रही है, वो एक तो PCR टेस्ट चेक करती है। अब अगर PCR उस मुल्क के अंदर ठीक नहीं है तो ये अलग बात है। हम यहाँ आके हर शख्स का जो लैंड करता है उसकी हम जो है रैपिड टेस्ट करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको हम फिर PCR के लिए उसको आइसोलेट कर देते हैं। अब लोगों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी, जैसे आते वो अपने एंटीजन टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव इन बोथ द केसेस, वो अपने घरों में जाते, खुद को आइसोलेट करते। अब देखें, ये हमने पहली बात तो कि हमने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की NCOC के मार्फत कि भाई आप जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इस वक्त जब ये डेल्टा वेरिएंट के 2-3 केस हमारे पास हुए थे, हमने उस वक्त कहा था कि आप बाहर से लोग लेके आ रहे हैं, उनको नंबर एक वैक्सीन पाबंदी पे देखें। नंबर दूसरी बात ये है कि जिम्मेदारी हुकूमत की है। लोग यकीनी तौर पे एहतियात नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इस वक्त कराची सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला शहर है और वहां पे जिम्मेदारी बहरहाल आपकी है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मसला सीट करने का नहीं है, मसला ये है कि हम कैसे इससे निकलें, क्योंकि लोगों की जिंदगियों का सवाल है। तो आई होप कि हुकूमत इस बार थोड़ी मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और लोगों की जानें बचाएं। बिल्कुल, इसी नोट और लोग भी एहतियात करें, वैक्सीनेशन कराएं, एक वाहिद हल यही है। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम सेहत से मुतल्लिका मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं, अपना फ़र्ज़ भी समझते हैं और ज़िम्मेदारी भी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव का और उससे आगाही का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। बहुत ही मोहलिक बीमारी है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस खामोश कातिल की अलामात बरसों तक ज़ाहिर नहीं होती और हर साल इस मरज़ में 3.25 लाख के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने आ रहे हैं और इस मरज़ की कुछ इक़साम की वैक्सीन तो मौजूद हैं, लेकिन हम अगर इसके इलाज की बात करें, बर वक्त इलाज अगर कराया जाए तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। ताहम मरज़ बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, हेपेटाइटिस है क्या, लाहक क्यों होता है, अलामात क्या हैं, इक़साम कितनी है और अगर हो जाए तो खुदा से इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हुमा कुरैशी मौजूद है, साबिक फोकल पर्सन है हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की। उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा। हम सबसे पहले बात करें हेपेटाइटिस के हवाले से, क्या है, क्यों लाहक होता है और लोगों को इसके बारे में मालूम क्यों नहीं हो पाता, इसकी वजह क्या है? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। हेपेटाइटिस जो है ये जिगर की या लिवर की इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है या सूजन होती है और ये अक्सर या तो किसी वायरस से हो जाती है या किसी बैक्टीरिया से हो जाती है या दवाइयों से हो जाती है। पाकिस्तान में और अमूमन जो है ये वायरस से होती है, इसीलिए हम इसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके वजूहात ये क्यों हो जाती है, ये खून के जरिए होती है। जहाँ पे भी किसी का इन्फेक्टेड खून दूसरे बंदे को लग जाता है उससे ये ट्रांसमिशन होती है। ये खून किस तरह चला जाता है एक से दूसरे में, इसकी पाकिस्तान में 4 मेजर वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन लोगों को लगता है ऑपरेशन के दौरान या खून कभी किसी एक्सीडेंट वगैरह में निकल जाए तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो अगर वो ब्लड प्रॉपर्ली स्क्रीन ना हो, प्रॉपर्ली टेस्टेड ना हो, तो ये वायरस एक पेशेंट से या एक डोनर से दूसरे पेशेंट को जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि जो इंजेक्शंस हम लोग आमतौर पर बीमारियों में लगाते हैं डॉक्टरों से जाके या अताई लोगों से जाके, जो नज़ले ज़ुकाम बुखार तकलीफ में लगा लेते हैं जाके, अक्सर या वहाँ पे ये सिरिंजें रीयूज हो जाती हैं। एक पेशेंट की सिरिंज दूसरे को लग जाती है और दूसरे की तीसरे को लग जाती है, क्योंकि जो भी इंजेक्शन या सिरिंज इस्तेमाल कर रहा होता है वो उसको उस वक्त तक डिस्कार्ड या फेंकता नहीं है जब तक कि वो देखता है कि उसकी सिरिंज साफ है या उसकी सुई चल रही है। तो ये जो रीयूज ऑफ सिरिंज है, इससे एक इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे में बड़ी आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। तीसरी वजह इसके अंदर ये है कि जो हमारे आलात हैं सर्जरी के, डिलीवरी के, दांतों के सफाई के, दांतों के भराई के, ऑपरेशन के, ये साफ नहीं है, ये प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं है। ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि वो और आखिरी चौथी वजह जो है वो ये है कि ये जो बाजार में मर्द हजरात जाके शेप बनवाते हैं तो वहाँ पे रेजर एक दूसरे का इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान में 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से। अच्छा, एक तो आपने बड़ी खूबी से इन सभी वजूहात की निशानदेही भी की। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा कुछ डेली रूटीन के हवाले से एहतियातें और वजूहात अगर आप वाजे कर दें और दीगर ऐसी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हेपेटाइटिस का बाइस बनते हैं, कुछ ऐसा जो हमारी नजरों से नहीं गुजरता लेकिन अल्टीमेटली कॉज कर रहा होता है, जरा उसको भी फर्दर एक्सप्लेन अगर आपका दिन डॉक्टर साहब। देखिए, रूटीन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हेपेटाइटिस की वजह बन सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिवाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, सिरिंजों के, नीडल्स के, रेजर इस्तेमाल करने के, इसके अलावा ये बीमारी आगे नहीं फैल सकती। कोई खाने से, कोई पीने से, कोई हाथ पकड़ने से, कोई साथ रहने से बीमारी नहीं लगती। बताइएगा कि इस मर्ज की कुल कितनी इकसाम है और जो सबसे ज्यादा खतरनाक या हम कह लें जो नुकसानदेह या जानलेवा हो सकती है? देखिए, हेपेटाइटिस में 5 इकसाम है, A, B, C, D और E। उसमें से A और E जो है ये तो पानी से होता है, गंदा पानी पीने से होता है और ये कभी भी तकलीफ दे या उस तरह से क्रॉनिक नहीं होता है, एक दफा होके फिर क्लियर हो जाता है। सही। जो मुश्किल या जो तकलीफें हैं वो B, C और D हैं और ये तीनों की तीनों जो है ये ब्लड से और सिरिंजों से और इंजेक्शनों से और रेजरों से जाती हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, बिल्कुल। आप क्योंकि इससे मिलती जुलती मालूमात है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल होता है वैसे तो आपने बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं उनकी आसानी के लिए अगर आप इसे फर्दर एक्सप्लेन कर दें ताकि लोग थोड़ा मोहतात हो जाएं, कैसे होता है ये?
एक किस्म दूसरी किस्म को मुतासिर जरूर कर लेती है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट पहले से हेपेटाइटिस बी का है और उसको फिर सी की बीमारी लग जाए तो समझिए कि दो बीमारी एक साथ लग गई, तो जाहिर है कि बी की बीमारी जो है ये सारी उम्र चलती है, सी की बीमारी जो है ये ट्रीटमेंट के साथ साफ हो जाती है, क्योर हो जाती है। तो एक के साथ दूसरी बीमारी लगने में मरीज को यकीनन नुकसान होता है। ट्रांसमिशन की वजह या एक से दूसरे को लगने की वजह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अनसेफ ब्लड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनसेफ इंजेक्शंस है और रेजर्स है जो कि बाजार में नाइयों के पास आप लोग जाके अपने शेव या रेजर इस्तेमाल करते हैं और उस तरह इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ओवरऑल बात करें, इलाज ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं चाइना और कई ममालिक में जाते हैं जो खासा एक्सपेंसिव होता है, और गरीब आदमी के हवाले से हम बात करें तो वो इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। कब तक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल इलाज की सहूलत दस्तयाब हो सकती है? चाइना में या इंडिया में या और मुल्कों में जो लोग जाते हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं जब लिवर के अंदर कैंसर हो जाता है, और लिवर कैंसर उसी वक्त होता है जब ये लोग टाइमली इलाज नहीं करते हैं। तो इलाज तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जो लोग टाइमली इलाज नहीं करते फिर उनको लिवर कैंसर हो जाता है, जिगर का सरतान हो जाता है, तो वो उस लिवर को तब्दील कराने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन अब ये ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में भी कई जगह हो रहा है, इस्लामाबाद में शिफा में हो रहा है, गंबट सिंध में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है और 2-3 जगह हो रहा है, डाउ मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। तो ये अब जरूरत नहीं है लोगों को बाहर जाने की, क्योंकि पाकिस्तान में जब हो रहा है और अच्छा खासा सस्ता हो रहा है तो बिल्कुल। लेकिन इलाज ट्रांसप्लांट से पहले इलाज करें, इलाज मौजूद है, बहुत सस्ता है, बहुत इजी है। इलाज से भी बेहतरी, और उससे भी पहले अगर मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा जाऊं तो एहतियात करें। एहतियात इलाज से ज्यादा बेहतर है, देन इलाज, एंड देन खुदा न खास्ता अगर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। बहरहाल हेपेटाइटिस का डे है, अवेयरनेस हमारा मकसद है, इसी वजह से हमने ये सेगमेंट और ये टॉपिक भी रखा। एहतियात कीजिए, 3 से 4 चीजें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, उनमें एहतियात कीजिए ताकि आप हेपेटाइटिस से महफूज रहें। और साफ पानी कोशिश करें, अगर आपको मिनरल वाटर नहीं भी मिलता तो उबाल के पिए, वो भी आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलें जी, इसी नोट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और फाइनली ये तो नहीं कह सकते आ गया वो शाहकार जिनका था इंतजार। वकार अहमद मलिक साहब इज बैक इन द स्टूडियोज, और हम क्या इनका तारुफ कराएं। इतना घूमे, इतना फिरे, और घूमने फिरने के बाद, बहुत ज्यादा सैर करने के बाद, बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट बाहर गुजारने के बाद आज वापस आए हैं। तो एक तो आपका स्वागत है, खुशामदीद कहते हैं आपको, हम आपको वेलकम करते हैं। मतलब क्या दिल कर रहा था वापस आने का या नहीं? नहीं, डेफिनेटली वहाँ से कितना मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल फिर आप लोग थे तो बहरहाल हमने कहा चले ही जाते। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, एक तो वक्त चूंकि कम है तो मैं चाहता हूँ मौजूआत पे बात कर लीजिए। तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं, मुख्तसरन बताना, ये बाद में पूछेंगे। ओवरऑल कैसा रहा ट्रिप, गिजर के हवाले से बताइए कैसा? बहुत आला। गिजर वैली जो है उसको पानियों की सरजमीन कहते हैं। गिजर वैली के पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, इस तरह की बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरी गिजर वैली में कोई एक बोर्ड आपको टूरिज्म का नज़र नहीं आएगा, टूरिज्म रिलेटेड, कि जो टूरिस्ट को गाइड कर सके कि इधर फलां चीज़ है, इधर फलां फोर्ट है, इधर कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा। कोई 1-2 फोर्ट है, उनको ताले लगे हुए हैं, बाकी मतलब ये है कि वो टूरिज्म के हवाले से, उसकी अवेयरनेस के हवाले से, या गाइड के हवाले से, मतलब इन तमाम चीज़ों के हवाले से ज़ीरो। और नेचुरल ब्यूटी और डेफिनेटली सादगी और खूबसूरती के हवाले से यानी कि हुकूमत भी नाअहली का बेहतरीन मुजाहरा करी। मैं कहता हूँ वो कमाल ही है, मतलब अब उसमें क्या बात कर रही है। बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा बहुत ही बुरा, डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक कंसर्न जो अरमला का, खैर आप चलेंगे, आप जो गाड़ियां हमने देखी सोशल मीडिया पे, वीडियोस देखी, लोग सैर सपाटे के लिए गए विदाउट एनी डिले, उनको ये फर्क ही नहीं पड़ा कि क्या है वहां पे, कितना रश होगा। फिर ओवरऑल हमने बड़ा एक अजीब सा मंजर देखा। तो ये क्या लगता है, किस तरह से? अरमला, ये देखिए कि इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक लैंडमार्क्स हैं टूरिज्म के हवाले से। और लैंडमार्क्स से मुराद ये है कि इमरान एक जगह गए, उन्होंने तारीफ कर दी जगह की, मैं गया, मैंने तारीफ कर दी, 5-6 और लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा तारीफ कर दी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी जगह है, तो एक लैंडमार्क है। अच्छा, पाकिस्तान में टोटल अगर लैंडमार्क्स देखें टूरिज्म के हवाले से टॉप के, वो 1% है ऑफ टोटल ब्यूटी, यानी 99% जो जगह है, मतलब एक जगह है जिसके बारे में मैंने और आपने शाउट किया है कि ये बहुत खूबसूरत जगह है, तो उसके पैरेलल सैकड़ों
सैकड़ों और जगह हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। तो पहली तो बात है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो लैंडमार्क को जाके छूना है हर सूरत में, चाहे वो ब्यूटी के वाले से आसपास की जगहों से बहुत लेस हो। एक तो वहाँ ताकि बताया जा सके, ताकि बताया जा सके कि हम एग्जैक्टली दिस द पॉइंट, कि बताया जा सके कि मैं वहाँ भी गया हूँ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे ट्रैफिक का ऑफ कोर्स कवानीन है, उसकी जिस तरह यहाँ पे आपको शहरों में नजर आता है, अब शहरों में तो ये होता है ना कि आपने थोड़ी सी वो स्पेस आपको नजर आई, आप ठक करके वहाँ चले गए, आगे चले, मतलब गाड़ियाँ इधर उधर हो जाएंगी। वहां अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो ना पहाड़ ने सिरकना है आपके लिए, ना पहाड़ के लिए सड़क में वसी हो जाना है, ना दरिया ने होना है, आप उधर एक ही सिंगल रोड है जिसपे दोनों साइड से गाड़ियां आ रही हैं, किसी ने अपनी निकालने की कोशिश की, ट्रैफिक फंस गई। मलेशियन एक दफा 3 खवातीन थी, मैं कराक्रम हाईवे पे हम जा रहे थे, तो उधर लैंडस्लाइडिंग आई, बहुत बुरी तरह हुई। अच्छा, उसने जो बात की थी एक लड़की ने, बड़ी कमाल, मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। वो कहती थी अब एक्चुअली हमने 60 किलोमीटर का सफर पूरे दिन में किया था, सुबह 7 से लेके बिशाम से लेके दासू तक, शाम 7 बजे हम दासू पहुंचे थे। वजह क्या थी कि वही एक, क्योंकि एक स्पेस मिलती है तो वो सारे अंदर घुस जाते हैं। वो कहती थी कि कंप्यूटर को अगर प्रोग्रामिंग दी जाए ना ट्रैफिक फंसाने की, तो उसको और सारे पैटर्न्स उसके पास हों, वो इतनी एफिशिएंटली नहीं फंसा सकता जितने आपके हम फंसाते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल, ये वीडियो हम दिखा भी रहे हैं इसमें, तुम्हारी हमारी स्क्रीन पे भी है। जब सब आपका 20-22 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे जाने का, आते जाते रहते हैं आप, एक तो ये कि क्या इस तरह के हालात पहले कभी आपने देखे, क्या हमेशा होते हैं या अब ज्यादा हो गए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब मुझे पता है या आपको पता है कि ईद है, ट्रैफिक बनना है और लोगों की नेचर का भी पता है, उसके बावजूद फिर हजारों लाखों गाड़ियां लोगों के जाने का मकसद, ये क्या माइंडसेट है? अच्छा, पहले आपने कहा कि पहले कभी हुआ है कि नहीं? पहले भी होता है, ऑफ कोर्स, ऐसे ही होता है, ऐसा होता है हमेशा। गेजेटेड हॉलीडेज पे नारान में ऐसे ही होता है, ठीक है, मरी में भी ऐसे ही होता है। दूसरा जो आपका था कि मतलब ये कि लोगों को पता होता है, मेरे ऑफ कोर्स प्रोफाइल में मुख्तलिफ जगहों पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो कि टूरिज्म रिलेटेड है, नॉट इवन सिंगल पर्सन जो इन गेजेटेड हॉलीडेज में गया हो। टूरिस्ट तो कभी भी नहीं जाएगा, जिसको हम टूरिस्ट कहते हैं, पिकनिक वाला जाएगा। तो टूरिस्ट और पिकनिक में पाकिस्तान में अभी सियाहत और पिकनिक में बहुत फ़र्क है, और सियाहत जो है वो बड़ा एक मैच्योर और तरह की चीज़ है जिसके लिए अभी तरबियत की ज़रूरत है। सियाहत जो है वो अपने एक तो आपका अपना कुएं का सच होता है ना, एक आपका बाहर का सच होता है, तो आप एक्चुअली बाहर का सच एक्सप्लोर करने जाते हैं सो दैट कि आपका तासुब काम हो। तो सियाहत एक बड़ी ब्रॉडर वो चीज़ है जिसकी अभी हमारा तरबियत नहीं है। तो और इमरान भाई, आखिरी एक खास चीज़ जो है वो ये है जो बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ कि मसलन मैं आया हूँ, मैं कहीं नहीं फंसा, मैं तो एक ऐसी सड़क से आया हूँ जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे क्योंकि ट्रैफिक थी ही नहीं, एंड दैट्स कराक्रम हाईवे। अच्छा भाई, आप कराक्रम हाईवे, गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, आप कराक्रम हाईवे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं, और सारे वहाँ पे कराक्रम हाईवे से मैक्सिमम घंटे से 1.5 घंटे का फर्क पड़ता है लेंथ में, अब क्योंकि वो सारी कारपेटेड है दासू तक। सो घंटा 1.5 घंटा बचाने के लिए आप ऊपर से जा रहे हैं, और ऊपर जाके 2-2, 3-3 दिन आप ना वॉशरूम है, ना राशन है, ना पेट्रोल है, बाहर फंसे हुए हैं। उससे बेहतर आप कराक्रम हाईवे से चले जाएं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसमें हुकूमती मिसमैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। हुकूमत का काम है ना लोगों को फैसिलिटेट करना। सो विद इन 30 सेकंड्स अगर आप इसको भी, मैं 30 सेकंड में ये कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में रेगुलेशन हो जाती हैं किसी टूरिस्ट, जो मेरी बहुत ही, मैं कहता हूँ कि मैं मरे जा रहा हूँ वहाँ पे जाने को, से हुंजा ही है या गेजर है, और मुझे ये बताया जाता है कि नहीं, हमने कुछ रेगुलेशन किए हैं, आपके पास क्योंकि होटल का वो नहीं है, फलां नहीं है, तो आप इस साल नहीं जा सकते। मैं बहुत खुश हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, बिल्कुल। अब जरा सफर-ए-शत का भी बता दें, बहुत कुछ डिफरेंट लेकर आ रहे हैं, तो कुछ हमारे देखने वालों की एक्साइटमेंट में मजीद। अच्छा, सफर-ए-शत ये जो है ना, ये 6th सीजन होगा गेजर का, और ये मेरा सबसे फेवरेट इसलिए है क्योंकि इस पे जितना मैंने टाइम लगाया है, एक्चुअली पुराने सफर-ए-शत में इतना टाइम कभी भी मेरे पास नहीं था। इधर तो बहुत ही सुकून, और एक एक चीज जो है वो आपको कंटेंट मिलता ही तब है जब आप वहाँ पे टाइम गुजारते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो कुछ नई चीजें, तो कुछ तब्दीली भी आई है वहाँ पे रवैयों में, लोगों में। सर, गेजर बेसिकली 40 साल पुराना हुंजा है। मतलब ये है कि इतनी सादगी है, और वो कारोबारी नहीं है, और वो कारोबारी हो ही नहीं सकते। नहीं, अगर आपने उनके साथ 3 कप चाय की पी लिए, अब आप उनको पैसे दे के दिखाएं। चलिए, वी आर एक्साइटेड फॉर दैट। यू वेरी मच वकार भाई कि आप आए, एंड वेलकम बैक वंस अगेन। और मैंने एक जर्मन ब्लॉगर का व्लॉग देखा था, इसमें कहा था पाकिस्तान में हर चीज फ्री है, तो फिर पता चला कि लोग पैसे नहीं लेते जब मेहमान उनके पास आते हैं। तो ये वही मिसाल है खैर जो वकार भाई ने हमारे सामने। जबरदस्त। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं, और अब बारी है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हिना न्याजी आज मुलाकात करवाने वाली है फयाजुल हसन चौहान साहब से, और कुछ कॉफी के कप के ऊपर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी। जेल की बातें होंगी। देखते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी।
अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन, मैं हूं हिना नियाजी और आज सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी सियासी दबंग शख्सियत से करवाने वाली हूं जो सियासी दंगल में सियासी मुखालफिन को बचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की। हम आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आपको भी सुबह बखैर। मुझे ये बताएं कि सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं, कितने बजे उठते हैं, उसके बाद फिर रूटीन क्या होती है? देखिए, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है ना? ये जल्दी सिर्फ शरीफ लोग ही उठते हैं। हाँ, जो शराफत के साथ सोते हैं ना, वो शराफत के साथ उठते हैं। जो शराफत के साथ नहीं सोते ना, तो शराफत के साथ नहीं उठते। वो लंबा फिर सोते हैं जो ना। तो मैं उठ जाता हूँ जो ना 7 से लेके 9 के दरमियान में उठ जाता हूँ। उठ जाते हैं तो उठते साथ ही नाश्ता क्या करते हैं? क्या कोई हेल्थ कॉन्शियस हैं या खाबे शाबे खा रहे होते हैं? नहीं, लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी फिजिक का और मेरी फिटनेस का क्या राज है। तो उसकी वजह यह है कि अपने आप का ख्याल रखना पड़ता है, अपने आप से प्यार करना पड़ता है। मैं अगर एक दिन ऑयली नाश्ता कर लूँ तो मैं 2 दिन आगे फिर या 3 दिन ऑयली नाश्ता नहीं करता। अच्छा, इतने हेल्थ कॉन्शियस है, मतलब पराठा कितना अरसा हो गया नहीं खाया? पराठा अगर खाऊंगा ना एक दिन तो नेक्स्ट टाइम दिन पराठा नहीं खाऊंगा। नहीं तो कोई जिम शिम भी करते हैं? जिम नहीं, मैं तकरीबन 3 से 4 मील वॉक करता हूँ। बचपन में जो है ना, वो मेरी क्लास 1 में अभी तक मुझे अपनी क्लास टीचर का वो याद है। वो कहते थे तू बहुत ही खिचकिला है ना। ठीक है ना, मतलब है कि टिक के नहीं बैठना। हाँ तो टिक के नहीं मैं बैठता, हर वक्त वॉक करता रहूँगा, चलता रहूँगा और तेज़ चलता हूँ। आपने बचपन की बात की है तो थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताएं कि बचपन में कैसे थे आप? शरारती बच्चे थे? कभी मार पड़ी अम्मा अब्बा से, कोई ऐसी शरारत की हो? देखें जी, हमने तकरीबन 10th क्लास तक अपने वाले साहब से तो टका के मार खाई है। 10th क्लास तक मार खाई है? हाँ। तो पढ़ाई में कैसे थे? मैंने हमेशा दिसंबर टेस्ट, सितंबर टेस्ट और आपके एनुअल में क्लास 10 तक पहली और दूसरी पोजीशन ली। अच्छा, एफए में मैंने रावलपिंडी बोर्ड टॉप किया था, मैथ्स स्टैट इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। जबरदस्त, मतलब बीएससी फर्स्ट डिव हूँ। इकोनॉमिक्स में मास्टर किया, फिर कंप्यूटर साइंस में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की। बावजूद इसके कि अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरी वालदा को, वो सफ़ेद अनपढ़ थी। अच्छा। लेकिन मेरे वालिद साहब इतने सख्त थे पढ़ाई के हवाले से कि उनकी बिहाफ पे वो बड़ी सख्त ड्यूटी देती थी हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारे इन चीज़ों के हवाले से। कोई हर्ज ना हो पढ़ाई लिखाई का। ज़बरदस्त। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सियासत का शौक कैसे पैदा हुआ और फिर कब आए सियासत में? देखिए, मैं तो बचपन से ही, अब बचपन से 55 तक जब हम सियासत में ही हैं। मैं 6 में पढ़ता था तो मैं इस्लामी जमीयत तलबा अपने स्कूल का प्रेसिडेंट बना था। अच्छा। निक्कर पहनने वाली उम्र होती है 6th क्लास। और 9th में था तो मैंने सबसे पहले चांदनी चौक में मार खाई थी। एक मुजाहरे में जमात इस्लामी के अपने वाले साहब के साथ गया था और चंगी कुट पई सी जना खून में था। फर्स्ट ईयर में मैं अपने गवर्नमेंट कॉलेज का नाजिम बना। अच्छा। ठीक है ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैंने बड़े पीक पे जना पिंडी में की। अच्छा। फिर हमने 2001 में इलेक्शन लड़ा, MPA बने 2001 में। और मतलब सारी जिंदगी मेरी पॉलिटिक्स की है। मेरी तकरीबन 40 शुरू साल। से ही वो स्टूडेंट लाइफ से ही बेस बनती आई है और शुरू से ही आप और माशाल्लाह आप से हैरान active थे। होंगे कि मैंने पॉलिटिक्स और पढ़ाई पैरेलल चलाई और अपनी पोजीशंस और अपनी ये सारी चीज़ें पैरेलल चलाई। बहुत हालांकि मुश्किल होता है जो आप BSc के मेरे एग्ज़ाम थे तो हमारी, मुझे याद है उस वक्त MSF के साथ लड़ाई हुई थी पिंडी में, बड़ी मशहूर ज़माना। तो उसमें हम जेल काट के आए 6 महीने। तो जेल काट के जब बाहर आए 307 में, तो उससे 5 दिन बाद एग्ज़ाम थे BSc के और मैंने फर्स्ट डिवीज़न ली थी। जबरदस्त, मतलब पढ़ाई में भी ब्रिलियंट। और ये बचपन से इस चीज का शौक था। आपका फेवरेट कलर, मतलब कलर्स का कुछ होता है, शॉपिंग करते हुए देखते हैं कि ब्लैक कलर। तो शॉपिंग कितनी करते हैं? शॉपिंग तो मैं अपनी मिसेज, बच्चों की भी और अक्सर करता हूँ और अपनी भी सारी मैं खुद ही करता हूँ। मैं बड़ा सेल्फ मेड आदमी हूँ। आप हैरान होंगी, इस वक्त भी आप जिस घर में बैठी हैं, ये CM के बाद इस GOR1 का सबसे बड़ा घर है। मतलब है यहाँ पे आपके सुने सर्वेंट क्वार्टर्स वहाँ पे कम से कम इसमें 7-8 हैं। कम से कम 10 से 12 मुलाजमीन के बावजूद मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ, मैं अपने कपड़े खुद इसी करता हूँ, मैं अपनी चाय खुद बनाता हूँ। मेरा एक मजाज है कि मैं काम खुद करता हूँ और ये 2 काम तो मैं खुद करता हूँ। जूते पॉलिश करना, मैंने कभी किसी अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश नहीं कराए, मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ। वजह उसकी यह है कि इंसान को कुछ काम ऐसे करते रहने चाहिए कि इंसान अपनी औकात में रहे।
अपने काम खुद करते हैं, कभी बेगम की भी मदद की काम करने में, घर में कोई किचन में कोई खाना बनाते हुए? मैं खुद बहुत अच्छा कुक हूँ। अच्छा, क्या तो अच्छा बनाते हैं? तमाम देसी डिशेस। सबसे अच्छा क्या? हलीम, निहारी, पाए, कड़ी, चारों गोश्त ये की। खाते भी सुने हैं सुने, चारों गोश्त, मछली, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त और मुर्गी, उसका कोरमा और उसकी कढ़ाई, दालें, सब्जियाँ। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वज़ीर जेल खाना जात पंजाब हैं, तो किस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं? कितना मुश्किल है? देखिए, बात यह है कि मैंने वज़ीर इतलात रहा, वज़ीर सकाफ़त रहा, वज़ीर कॉलोनीज़ रहा, अब इस वक्त जनाब वज़ीर जेल खाना जात हूँ। जेल खाना जात पे आप हिना यकीन करो, किसी को पता ही नहीं था इस पाकिस्तान में कि जेल होती क्या है, हाँ जी। वज़ीर जेल खाना जात क्या होता है, और स्पेशली पंजाब के अंदर 7 महीने हुए मुझे बने। इन 7 महीनों में मेरी कम अज़ कम 15 पोस्ट हैं कि जो 2 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक जनाब मेरे फेसबुक पे जेलों की सिर्फ वो गई हैं, और बच्चे को पता चल गया जेल होता क्या है, वज़ीर जेल खाना जात होता क्या है, जेलों के अंदर बच्चों की जनाब बैरक क्या होती है, ख़वातीन की क्या होती है, किचन क्या होता है, पीसीओ क्या होता है, मुलाकातें क्या होती हैं, और फिर जनाब वहाँ पर डिस्पेंसरी और अस्पताल के अंदर क्या मामलात होते हैं, चेक एंड बैलेंस क्या होता है जनाब मिनिस्टर की तरफ से। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका एक सियासी दंगल में ना आपका एक जारहाना स्टाइल है, आपका एक दबंग स्टाइल है, क्या वजह है उसकी? अच्छा, दुनिया कहती है कि मैं दबंग हूँ, मैं कहता हूँ मैं मलंग हूँ, शरीके वाले कहते हैं कि दुनिया से दिल तंग हूँ, ठीक है ना? तो मैं बुनियादी तौर पे दबंग, मलंग और दुनिया से दिल तंग का एक मलगूबा हूँ, ठीक है ना? मेरी जो इधर होगी बात वही मेरे इधर होगी, वही मेरे इधर होगी। अच्छा, मौसीकी से लगाव है? हाँ। तो कुछ गुनगुना के अगर सुना दें, कोई गज़ल, कोई गाना। इतना अच्छा मौसम है, मूड इतना अच्छा है आपका। देखिए, मेरी अपनी लय बनाई हुई है ये। जी ज़रूर। गज़लें हैं, 5-6 गज़लें, उसमें से एक गज़ल उसकी इकबाल अजीम साहब की, जी प्लीज़। जो गुज़र रही है गुज़ार दो, जो गुज़र रही है गुज़ार दो, न बुरा कहो न गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों, वो ही सारे शहर का हाल है, जो गुज़र रही है गुज़ार दो। मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, वाह। मैं किसी के काम ना सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है, जो गुज़र रही है गुज़ार दो। वाह 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 वाह, जो गुजर रही है गुजार दो। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसमें थोड़ा दर्द छुपा था इसमें एक गिला था, इसमें शायद एक साइलेंट मैसेज था, क्या ऐसा कुछ है? ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि घर का मिनिस्टर कौन है, आप या आपकी बेगम? मेरी किसकी बेगम। चलती है? मेरी बेगम। अच्छा, बेगम डोमिनेटिंग है? हद से ज़्यादा। आपकी बेगम मतलब आप पे वही डोमिनेटिंग, हालांकि आपकी करता मैं अपनी पर्सनालिटी मर्जी हूँ, एक बार सुन लीजिएगा, करता अपनी मर्जी हूँ, ठीक हो लेकिन गया। ये है कि बस उसको फिर राज़ी करना, फिर उसको मनाना, फिर उसकी वो सारी चीज़ें मैं मान लेता हूँ। जी। लेकिन जो मेरी जना घर से बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मेरे घर से बाहर की हाँ हैं, जी। उस पर वो जितना मर्जी मुझ पर जना असरअंदाज होने की कोशिश करें, वो मुझे मेरी मजबूरी है, वो मेरे घर से बाहर की वो मैंने करनी है। अच्छा, ये बताइए आपके माशाल्लाह बच्चे कितने हैं और क्या करते हैं वो? देखिए, बच्चे मेरे 5 बेटियां और 2 बेटे हैं, अच्छा, माशाल्लाह। और पढ़ते हैं बस। तो टाइम कैसे फिर मैनेज करते हैं? बच्चों का गिला नहीं होता? नहीं, मैं टाइम नहीं दे सकता, मैं बरमला कहूँगा। तो बच्चे आजकल गिला करते हैं, नाराज होते हैं? सारे नहीं, नाराज तो नहीं, उनको पता है बिजी हूँ मैं, शुरू से बिजी हूँ। अच्छा सर, जाते जाते देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर, मैसेज ये दूंगा कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जिस अंदाज से पाकिस्तान की डिग्निटी, पाकिस्तान की खुददारी, पाकिस्तान की जायज़ अनानियत, उसकी जंग लड़ रहे हैं, हम सबको मिलकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के शाना बशाना
अपने आप को हर किस्म की एक्सट्रीमिज़म, हर किस्म के तासुब, हर किस्म की फ़िरकावारियत, हर किस्म की सुबाइयत, हर किस्म की लसानियत से बाला ताक होकर और बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तान बन के सोचना चाहिए और अपनी अपनी फील्ड के अंदर अपनी पूरी सलाहियतें लगाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब कुछ खेल के मैदान से, और खेल के मैदान से हम हमेशा क्रिकेट की बात नहीं करते होते। नहीं, कल हमने मुख्तलिफ बातें भी की थी हमने। खैर ये अच्छी बात है ना, हमेशा क्रिकेट की बात थोड़ी होनी चाहिए। खैर आज तो क्रिकेट की बात बनती है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, पहला T20 मैच आज ब्रिज टाउन में खेला जा रहा है और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे होगा। जजीरों के देश में कैरिबियंस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे शाहीनों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। T20 सीरीज के लिए इस वक्त नेट प्रैक्टिस की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि बड़ी जमकर ट्रेनिंग हो रही है और कौमी खिलाड़ियों ने इस जो हम मुख्तलिफ कहते हैं कि सेंटर साइड पिचेस पर बैटिंग, बॉलिंग और दीगर जो एलिमेंट्स हैं उनको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस किया है और इसकी निगरानी जो इस वक्त कोच है मिसबाह उल हक और वकार यूनुस वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, T20 जो सीरीज थी वो 5 मैचेस पर मुश्तमिल थी, तहाँ कोविड के बायस एक मैच का शेड्यूल मुतासिर हुआ है। अब दोनों टीमें 5 की बजाय 4 मैचेस खेलेंगी। कप्तान बाबर आजम ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अपनी हिकमत अमली बताते हुए कहा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से जाएंगे और मुख्तलिफ प्लेयर्स को भी आजमाएंगे और इंग्लैंड के खिलाफ जो की गई गलतियां हैं उनको दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। और वैसे ओवरऑल बात करें तो कौमी टीम को जो वेस्ट इंडीज पर बढ़तरी हासिल है T20 मैचेस में, और कौमी टीम ने 14 में से 11 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ अगर बात की जाए 3 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज पहला T20 मैच खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे। मिर्जा बेग हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। आज हम खुश हुए, मतलब आगाज होने जा रहा है सीरीज का, एक्सपेक्टेशंस रखें या आप थोड़ा हल्का ही हाथ रखें? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान। देखें, तवक्कुआत तो पाकिस्तानी टीम से हम बहुत ज्यादा वाबस्ता कर लेते हैं, लेकिन फिर जब टीम की कारकर्दगी ऐसी होती है कि जिससे बड़ी मायूसी होती है। वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज 4-1 से जीती है और उनकी टीम में तमाम के तमाम पुराने प्लेयर्स, चाहे वो क्रिस गेल हो, फीडल एडवर्ड, जेसन होल्डर, लैंडल सिमंस, डिवेन ब्रावो, आंद्रे रसल, सारे टॉप के उनके क्रिकेटर्स वापस आ गए, तो उनकी कुव्वत में जीतने की कोशिश करेंगे। वाह, अच्छा। मिर्जा साहब, बाबर आजम ने कहा है कि हम इंग्लैंड के खिलाफ गलतियों को नहीं दोहराएंगे, यानी कि बाबर आजम के मुताबिक आजम खान भी टीम में नहीं होंगे, शोएब मकसूद भी टीम में नहीं होंगे। ये गलतियां तो इसी किस्म की थी जो हमने की हैं, क्या ये गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी? नहीं, ये इमरान, गलतियां दोहराई जाएंगी। आजम खान को मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी 2 इनिंग्स पर हम जज नहीं कर सकते, उन्हें और मौका देंगे। तो अब देखते हैं कि आजम खान को मौका देते हैं और आया शोएब मकसूद जो इंसिस्ट कर रहे थे टीम मैनेजमेंट को कि 1 डाउन पर जाऊंगा, और जब वो 1 डाउन पर गए तो उन्होंने 44 रन 3 मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए। तो आया शोएब मकसूद नीचे आएंगे, शर्जील खान जो है एज एन ओपनर गए हुए, उनको बिठाया हुआ है, क्या वो इनिंग्स ओपन करेंगे, दायरे का फायदा उठाएंगे? फखर जमान जो 5वें नंबर पर आ रहे हैं, क्या वो टीम में होंगे? इनिंग्स बाबर आजम ओपन करेंगे, रिजवान ओपन करेंगे, या रिजवान के साथ शर्जील या फखर होंगे? बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अब देखते हैं कि वहाँ का थिंक टैंक जो मौजूद है वकार यूनुस और मिसबाह उल हक का, वो क्या सोचता है। सब जिस तरह से बाबर आजम ने कहा ना कि मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आएंगे, मैंने भी ये अज्यूम किया था कि पता नहीं क्या तबाही चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन स्टिल क्या लगता है वेस्ट इंडीज की कंडीशंस और जो ओवरऑल हम कह लें पिचेस की बात करें, कंडीशंस की बात करें, कितनी सूटेबल रहेंगी पाकिस्तान के लिए? देखिए अरमला, बाबर आजम का तो रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, उन्हें कप्तान बना दिया गया है। वो पाकिस्तान के बेहतरीन, बल्कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है और कप्तानी का बोल जो उनके नातवा कांधों पर डाल दिया गया है। लेकिन अगर आप बात करें कंडीशंस की, पिचेस की, तो इंग्लैंड से बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस होंगी। इंग्लैंड में तमाशाई मैदान में मौजूद थे, यहाँ तमाशाइयों को आने की इजाजत नहीं है। ब्रिज टाउन बारबेडस में मैच हो रहा है और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई है हाल ही में T20 और वनडे, वहां पिचेस जो थी वो स्पिनर्स के लिए जो है वो बड़ी साजगार साबित हुई है। वॉल्श जूनियर, उनका एक स्पिनर आया, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अकील
हुसैन उनका एक स्पिनर आया, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो अब वो बात नहीं रही जो काली आंधी एक जमाने में सबको उड़ाकर ले जाया करती थी, तेज विकेटें होती थी वेस्ट इंडीज की। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स के लिए वहां की विकेटें जो है वो स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प आउट करेंगी और पाकिस्तान को एडवांटेज होना चाहिए। अच्छा मिर्जा साहब, इशू सिर्फ कॉम्बिनेशन का है जो नहीं बन रहा, जिसकी जानिब आप रेफर कर रहे हैं, और वो भी बैटिंग में, या फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का भी इशू है? या आप समझते हैं कि अगर राइट प्लेस के ऊपर राइट प्लेयर को खिलाया जाएगा तो इंडिविजुअली प्लेयर्स कैन परफॉर्म, लेकिन कॉम्बिनेशन ही बेसिक प्रॉब्लम है? इस पे जरा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल इमरान, कॉम्बिनेशन असल मसला है। अब जिस टीम में फखर जमान जो कि स्पेशलिस्ट ओपनर है वो 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, आप अंदाजा लगाएं कि क्या कॉम्बिनेशन होगा उस टीम का। तो मेरे ख्याल में इनको सोचना पड़ेगा कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, क्योंकि देखिए फखर या शर्जील जो है वो इसलिए मशहूर है कि वो इब्तिदाई 6 ओवर में जब दायरे से बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स होते हैं उसका भरपूर फायदा उठाते हैं, और फास्ट बॉलर्स लगे होते हैं वो तेज खेलते। तो बाबर और रिजवान भी खेल रहे हैं, लेकिन अगर बाबर रिजवान ऊपर जाते हैं तो आपका नीचे वाला मिडिल ऑर्डर बिल्कुल हल्का हो जाता है, खाली हो जाता है। तो बाबर अगर 1 डाउन पर आए, जो क्रिकेट के माहिरीन भी कह रहे हैं कि तो वो इनिंग्स को आगे की तरफ ले जा सकता है। अब ये मिसबाउल हक को सोचना होगा कि वो क्या कॉम्बिनेशन टीम का तरतीब देते। और बाबर का टेम्परामेंट भी उसी किस्म का है खेलने का, कि बहुत ज्यादा तेज भी नहीं लेकिन साथ साथ स्कोर भी वो बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, शाहनवाज धानी भी लैंड कर चुके हैं, अगरचे कि उन्होंने हिस्सा लेना है टेस्ट के अंदर, तो कल उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी वहां पे। तो अभी बॉलिंग कॉम्बिनेशन की जानिब जरा आप आ जाइए। बॉलिंग कॉम्बिनेशन हम T20 को लेकर क्या देख रहे हैं मेरे साहब? देखें, आपके पास हसन अली और फास्ट बॉलर में शाहीन आफरीदी तो है, और मुझे लगता है ये 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, उस्मान कादिर और शादाब खान, जबकि मोहम्मद नवाज भी अपनी बारी के इंतजार में। शादाब खान ने जब अब से 4 साल पहले 2017 में यही वेस्ट इंडीज में अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया था, और 4 T20 मैचेस में उन्होंने 10 विकेटें हासिल की थी। बड़े बैंक के साथ वो आए थे, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हो रही है और नीचे की तरफ गामजन। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप से पहले परफॉर्म करें। फिर उसके अलावा 2 फास्ट बॉलर्स और आप ले गए इमरान, एक तो अरशद इकबाल है स्वाबी के फास्ट बॉलर, और एक फाटा का मोहम्मद वसीम जूनियर। तो उन दोनों को भी चांस देते या नहीं देते, देखें क्या होता है। अरमला बिल्कुल कह रही है अब वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल खत्म हो गया मिर्जा साहब, मैंने इसलिए बिल्कुल शुरू किया, आपको पता लग गया मेरे ख्याल से। रोज क्या एक और बिल्कुल बनता था। बिल्कुल खत्म हो गया वक्त। बहुत शुक्रिया मिर्जा, इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल सुनो जज के लिए कि वक्त खत्म हो गया। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो पहला T20 मैच है ये जीते और आगे वाले मैचेस भी जीते। बिल्कुल इसी नोट पर बिल्कुल हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने 1921 में मुगलपुरा टेक्निकल कॉलेज के तौर पर UET के क़याम के बाद 100 सालों में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में सबसे कदीम और सबसे बड़ी नशिस्त पर इंजीनियरिंग की पहली खातून प्रोफेसर को तैनात किया है। ये खबर तो है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है आपके लिए। वो है डॉक्टर साइमा यासीन साहिबा के हवाले से, जिनको केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज किया गया है। डॉक्टर साहिबा सूबा पंजाब में इंजीनियरिंग की पहली प्रोफेसर भी बन गई हैं। मजीद अगर आपको इनके बारे में बताएं तो उन्होंने जनवरी 2005 और अप्रैल 2007 में केमिकल इंजीनियरिंग में BSc और MSc की डिग्री के साथ UET से ग्रेजुएशन भी की। वो BSc 2005 में डिग्री मुकम्मल करने के बाद फ़ौरन ही अल्मा मीटर में लेक्चरर की हैसियत से शामिल हो गई, और इसके साथ साथ डॉक्टर साइमा इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से PhD की डिग्री हासिल कर चुकी हैं, और 2008 में बरतानिया गई, जहां पे उन्होंने जून 2011 में PhD की डिग्री हासिल की, उसको कंप्लीट किया, और इसके बाद यूनिवर्सिटी में वापसी पर डॉक्टर साहिबा को सितंबर 2011 में असिस्टेंट प्रोफेसर भी मुकर्रर किया गया। बिल्कुल, वो UET में 2015 में लाहौर में इंजीनियरिंग में पहली एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थी, और उन्होंने तहकीक जो उनके रिसर्च पेपर्स हैं उसके हवाले से आपका 36 रिसर्च पेपर्स हैं, और इस हवाले से हम उनसे बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा यासीन, के चेयरपर्सन है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की और पहली खातून प्रोफेसर हैं। बहुत खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साइमा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। मैं प्रोफेसर डॉक्टर साइमा यासीन, चेयरपर्सन केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ 2005 में एज लेक्चरर किया UET में।
2011 में इंपीरियल कॉलेज लंदन से PhD करके ज्वाइन बैक किया UET को एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और 2015 में फिर मैं फर्स्ट फीमेल इंजीनियर एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंट हुई UET में, और 2021 में मैं UET की 100 साल तारीख में फर्स्ट फीमेल इंजीनियर प्रोफेसर। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, और हम यही सोच रहे थे कि आपने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो ये कैसे हो गया जो 100 साल में नहीं हुआ? हाउ इट हैपेंड? वो आपने कर दिखाया। जी ये इतना आसान और स्मूथ भी नहीं था, लेकिन चैलेंजिंग टास्क में ज़ाहिर है चैलेंजेस तो आते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के मैं UET जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करूंगी और इंपीरियल कॉलेज लंदन जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से PhD कर लूँगी। ये अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, असातिज़ा किराम की रहनुमाई है, मेरे शोहर की सपोर्ट है, और सबसे ज़रूरी बात मैं ये करूँगी कि मैंने अपने हिस्से की एफर्ट की है, मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है। कुछ भी अचीव करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना पड़ता है, उससे बाहर आना पड़ता है। मेरा एक सवाल जरूर होगा, क्योंकि नॉर्मली खवातीन का रुझान इतना इंजीनियरिंग की तरफ नहीं होता। हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रेफरेंस होती है डॉक्टरी, या आप टीचिंग में चले जाएं, लेक्चरशिप में चले जाएं। आपने इंजीनियरिंग का इंतखाब क्यों किया? जी मुझे बचपन से ही फार्मूलेशन डेवलपमेंट्स वगैरह का बहुत शौक़ था, तो मैंने इंजीनियरिंग को, पर्टिकुलरली केमिकल इंजीनियरिंग को, इसीलिए मैंने बाय चॉइस अपना है, इसमें मैं आई हूँ। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारी मेडिसिन है, फूड है, टेक्सटाइल, क्लोथिंग है, ट्रांसपोर्ट है, या इवन ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हर तरफ आपको इंजीनियरिंग नज़र आती है। और ये जो चीज़ है ये मुझे बचपन से ही बहुत फैसिनेट करती थी कि, और इसीलिए फिर मैंने इंजीनियरिंग प्रोफेशन में मैं अपनी चॉइस से आई, ताकि मैं अपना बचपन का मेकिंग इट मोर प्रोडक्टिव। बहुत सारी चीज़ें जो आपने पढ़ते हुए भी महसूस की होंगी कि ये क्या सिस्टम है, स्टूडेंट्स की फीलिंग्स होती हैं, और फिर जब आप टीचर बनी और मुख्तलिफ मरहले आपने तय किए, अब आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अब आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कोई ना कोई तब्दीली, कोई ना कोई चेंज ला सकती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व करती हैं अपने डिपार्टमेंट को लेकर, जो आप समझती हैं कि इनको बेहतर होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए उसमें तब्दीली आनी चाहिए? जी, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और टीचर हूँ और चेयरपर्सन हूँ, तो इसमें मैं ये चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग आए और उनको हम वो वाले प्रोजेक्ट्स करवा सकें जो कि लोकल इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हों। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, और जब वो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेशन भी आएगी। तो मेरा एम ये है, बीइंग चेयरपर्सन, कि हम एम्प्लॉय प्रोड्यूस ना करें, हम एम्प्लॉयर्स प्रोड्यूस करें, एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस। साइंस का कितना लिंक है इंजीनियरिंग से? क्योंकि अब तो इनोवेशन हो रही है, तहकीक हो रही है, तहकीक से इंजीनियरिंग का बड़ा बराह रास्त ताल्लुक है, उसके बाद एक प्रोडक्ट अमल में आती है। तो ये शोबे, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये कि हर शोबा अपनी अपनी डगर पे तो चल रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जिसके बाद कोई अच्छा एक माहौल बने। जी बिल्कुल, एक्चुअली कोई भी कंट्री है, उसकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, वो डिपेंड कर रही होती है उसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ पे। सही। तो अब इंडस्ट्री के साथ मैंने कोशिश की है कि एक जो गैप है उसको फिल किया जाए, ब्रिजिंग हो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का। इस सिलसिले में हमने कई 2 इंडस्ट्रीज़ के साथ MOU भी साइन किए हैं, और अब हम बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये इंशाल्लाह सॉर्टेड होगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपकी फील्ड, हम खवातीन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि हमने खुद भी बताया कि बहुत अरसे बाद एक खातून इस पोजीशन पे आई, क्या वजह थी कि इतनी देर हो गई? अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं, यूनिवर्सिटी ने तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं मेल्स को, फीमेल्स को, लेकिन इसमें ओवरऑल अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो कुछ डीमोटिवेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट नहीं कर रहे होते कि ख़वातीन इंजीनियर्स भी फील्ड वर्क में एक्सीलेंट परफॉर्म कर सकती हैं। सही। कुछ ये भी होता है कि ख़वातीन सेल्फ परसेप्शन एक क्रिएट कर लेती हैं दूसरों की कि ये ख़वातीन का काम नहीं है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और उन्हें घर से सपोर्ट मिलने की ज़रूरत है। दे आर इक्वली कैपेबल एंड दे कैन डू वंडर्स इन देयर लाइफ। एक्चुअली मेरा ग्रेट एग्जांपल भी मस्त से ये आपसे बात करने को, चूँकि आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल ऐसा है कि इसको काफ़ी ज़्यादा वक्त चाहिए कि इस पर बात की जाए, लेकिन ओबियसली वक्त हमारे पास कम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा, आप हमारे पास तशरीफ लाई और आपने वक्त भी दिया। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो है ना इतनी यंग एज में इतनी अच्छी जगह पे आप हैं। उम्मीद करते हैं
कि जो चीज़ जो डॉक्टर साइमा की थॉट्स हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होंगी और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरी का बाइस बनेंगी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर much. साइमा हमारे साथ Thank you. मौजूद थी और उनसे हम बात कर रहे थे। एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद हैं, पहली बार किसी टीवी शो का Time ऐसा खत्म बने। हो गया। टाइम खत्म हो गया जी इनको, और आज मिर्जा साहब को बिल्कुल। घड़ियां देखने का पड़ी हुई है। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल लाजमी है। चले आप करें अब आप, बिल्कुल। मैं देख रही हूँ। इनको इस्लामाबाद कराए में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, ताज़ा तरीन खबर यह है, और गाड़ियां बह गई हैं इस्लामाबाद में। ये बड़ी हैरानी की बात है। E11 सेक्टर रिपोर्ट किया जा रहा है, वैसे भी खबरें आ रही हैं। और कुछ देर पहले जो शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, टाइम पिंडी के खत्म हो वजीर हैं, नहीं अभी नहीं हुआ ना, वीडियो दिखाने में वो भी पहुंचे हुए थे। नाला लई की सतह काफी बुलंद हो गई है। ये शेख रशीद साहब को आप देख सकते हैं, वो मुआयना कर रहे हैं। ये उनका अपना इलाका भी है और अल्लाह करे कि सब खैर वाफियत से रहें। एहतियात कीजिए जी, अल्लाह करे बारिश खैर की हों, क्योंकि बारिश आता है तो पानी आता है। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।